हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशि वालिया और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर एसी करंट्स, 7 चैप्टर जो है आपका। और पर्टिकुलर ये एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। इसके साथ एक और टॉपिक आपके सिलेबस में इस चैप्टर में दिया है एसी जनरेटर, जो हम लास्ट जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक वहीं पे कर चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो वहां पे दिया है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें जो सिलेबस है उसमें ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मर, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही रिलेट करता है, क्योंकि वहीं पे हमने ज्यादातर पढ़ा था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, उसी से रिलेटेड है आपका ट्रांसफॉर्मर। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली अ डिवाइस used to change the alternating voltage अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करने का मतलब है कि या तो ये उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, या तो ये उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। या तो ये वैल्यू को बढ़ा देता है, या तो ये वैल्यू को कम कर देता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप्स के वन इज स्टेप अप एंड अदर वन इज स्टेप डाउन। स्टेप अप जो होता है, इट यूज टू इंक्रीज द पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल को या फिर बोल सकते हो आपका वोल्टेज को बढ़ा देता है। और जो स्टेप डाउन होता है वो वोल्टेज को कम कर देता है। यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एंड दिस इज यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज। यहां पे बात करते हैं। और सेकंड बात है, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले इसकी शेप, एक छोटा सा डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं कि ये होता कैसे है। अगर आप देखोगे, आपकी बुक में भी दिया है शायद, ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसी शेप में दिया है। कुछ ऐसी शेप में बना रखा है उन्होंने। ठीक है। अब ये जो आपका पर्टिकुलर जो शेप है, इसमें क्या किया है इन्होंने, कुछ एक वाइंडिंग्स कर रखी है और आगे इसको सर्किट से जोड़ा गया। सेम यहां भी कर रखी है। और ये जो पार्ट है बेटा आपका, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है जिसके अंदर ये वाइंडिंग कर रखी है, ये सारा का सारा जो है आपका, ये आपका सॉफ्ट आयरन का आयरन कोर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जो वाइंडिंग है, इसको नाम दिया आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है क्या आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कैसी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स है NP, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है आपकी NS। ओके। अब क्या हो रहा है कि जब इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल जिसपे ये काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल जो है जिसपे ये काम करता है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपने ये पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था, अगर किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इज इक्वल टू m इंटू डी आई बाय डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस m डी आई बाय डी टी। और m क्या होता था आपका, m क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पे इतना कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। इन्होंने बोला कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, टाइम के साथ, लेट द फ्लक्स इज 5, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज माइनस ऑफ NS d phi by
dt. Okay, and if particular current is passing through the primary coil, then this particular induced EMF is also produced in secondary coil due to mutual induction. Then also induced EMF प्रोड्यूस होगा फ्लक्स चेंज होने की वजह से, क्या प्राइमरी कॉइल में भी होगा, और उसकी वैल्यू होगी माइनस NP d∅dt. अगर कोई भी फ्लक्स चेंज, कोई भी मतलब फ्लक्स लीक नहीं हुआ तो क्या दोनों में सेम फ्लक्स पास करेगा? दोनों में सेम फ्लक्स पास करेगा जितना आपका अभी प्राइमरी कॉइल ने चलाना स्टार्ट किया. बात समझ में आई? इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं. अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ES बाय P इज इक्वल टू NS बाय NP. अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, आपको नहीं लगता या जो आपका जो पोटेंशियल है, अगर कोई रेजिस्टेंस है और कॉइल है तो कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस पक्का होगी ही होगी. अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इनफाइनाइट करंट पास करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR. अगर IR 0 है तो आपका टोटल आपका इनफाइनाइट करंट पास करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो अगर कोई रेजिस्टेंस है तो ES को अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं मैं VS और EP को लिख सकता हूं मैं VP. क्यों लिखा है ऐसे? बिकॉज coils have certain resistances. होंगी बिना रेजिस्टेंस के तो काम चलने वाला नहीं है, बिना रेजिस्टेंस के तो काम चलने वाला नहीं है. तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यहां तक ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए. सिंपल सी बात. नेक्स्ट बात करते हैं, इसी से रिलेटेड बात करते हैं. नेक्स्ट, इफ देयर इज नो पावर लॉस फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ideal transformer input power is equal to output power, P in is equal to P out. और आइडियल ट्रांसफर के लिए Pn क्या होता है? पावर क्या होती है? V इंटू आई. तो अभी जो आपकी जो मतलब प्राइमरी कॉइल है उसके लिए क्या होगी? Vp इंटू Ip इज इक्वल टू Vs इंटू Is. VS VP पता है, IP बेसिकली द करंट पासिंग थ्रू दी प्राइमरी कॉइल, और जो IS है उसमें जो करंट है आपका पासिंग थ्रू दी सेकेंडरी कॉइल. क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर मैं यहां पे लिखूं VS बाय VP लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? IP बाय IS हो जाएगा. और VS बाय VP की वैल्यू क्या है? VS बाय VP को क्या मैं NS बाय NP भी लिख सकता हूं. तो देखो यहां से लिखा, बस इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया. क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या दो रिलेशन मेरे पास आ गए. VS इज इक्वल टू NS बाय NP इंटू VP एंड IS इज इक्वल टू NP बाय NS इंटू IP. ये दो रिलेशन मेरे पास आ गए. क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इफ NS इज ग्रेटर देन NP, तब क्या होगा आपका? फर्स्ट केस मान लेते हैं इसको. तब क्या होगा आपका? देन VS विल बी ग्रेटर देन VP, क्योंकि NS बाय NP का रेशियो फिर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1. देन दिस इज एंड सेकेंड में IS विल बी लेस देन IP. जस्ट मैंने इस चीज को लिखा है केस 1. कि मेरी बात समझ में आई? और इसी चीज को नाम दिया आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. बात सही है कि नहीं? स्टेप अप मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है. अगर मैं सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स को इंक्रीज कर दूंगा, मींस NS इज ग्रेटर देन NP, तो क्या उसको बोला? स्टेप अप ट्रांसफार्मर.
और उसमें सेकेंडरी कॉइल में क्या जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उसको नाम दिया। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन है। अगर मैं सेकंड कंडीशन लिखूं, इफ नाउ एनपी is greater than ns, then of course you will get vp is greater than vs and is is greater than ip. This is the condition for step down ट्रांसफॉर्मर। क्या बात समझ में आई है कि नहीं? सिंपल सी बात है, लेकिन ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल कैलकुलेशंस की है, बस सिंपल आपको समझ में आ रहा है। दो रिलेशन बनाए, वहां से हमने समझा। पर ये सारी कंडीशंस क्या थी? ये तब तक सब कुछ वैलिड है फॉर आइडियल कंडीशंस। वैलिड क्या बोलने का मतलब है कि कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑल द above is valid only valid when first condition primary coil have small current is passing through the primary coil and resistance is also small. Same is also true for secondary coil. जो भी ऊपर पड़ा, secondary coil also have small resistance and current. Small resistance also have small resistance and current. ये सिचुएशन होनी चाहिए। और थर्ड होना चाहिए कि देयर विल बी नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। देयर विल बी नो लीकेज ऑफ फ्लक्स का कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। कि मेरी बात समझ में आई है यहां तक? फ्लक्स का कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो आपका ट्रांसफॉर्मर में जो भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं वो सारी की सारी प्रूव मतलब वैलिड रहेंगी, स्टेप अप और स्टेप डाउन की। पर कोई भी चीज बोल सकते हो कि कोई भी चीज आपकी आइडियल हमेशा होती नहीं है। आइडियल हमेशा नहीं होती है। तो क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं जब आप ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं, तो क्या क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आती हैं? तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है आपका सिंपल फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज कहां से हो रहा है? चाहे वो आपका जो भी आपका वाइंडिंग्स है वहां से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, लेकिन फ्लक्स लीकेज हो रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? आपकी फ्लक्स लीकेज की है। और जब फ्लक्स लीकेज को प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो हम लेके आते हैं क्या? वाइंडिंग्स अच्छे से करते हैं। क्या करते हैं हम? वाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी, जो भी गैप्स है मतलब कि फ्लक्स चेंज ना हो, क्या हो? फ्लक्स आपकी लीक ना हो। तो वाइंडिंग्स ऑफ, इसकी फोक करते हैं हम कि मिनिमम वाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। क्या मेरी बात समझ में आई? सेकंड जो आता है वो आता है बेसिकली आपकी द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और यू कैन से वाइंडिंग्स, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। जब रेजिस्टेंस होगी तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगी? अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो जो करंट और पोटेंशियल है उसको वो इंपैक्ट करेगी। तो इसका सोल्यूशन है सिंपल सा। आपका सोल्यूशन क्या है आपका? यू हैव टू यूज थिक वायर्स, और यू कैन से थिक वाइंडिंग्स, थिक वायर्स। और थिक वायर्स में क्या होगा? थिक वायर्स बेसिकली क्या हेल्प करती हैं? थिक वायर्स तुम्हारी हेल्प करती हैं बेसिकली किस चीज में? थिक वायर्स जो हेल्प करती हैं आपकी, वो करती हैं बेसिकली, क्योंकि थिक में क्या करोगे आप? एरिया बढ़ा दोगे, और इसका जो आपने पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। तो एरिया बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। थर्ड आता है आपका एडी करंट। थर्ड क्या आता है आपका? एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं एडी करंट। क्या नाम है उसका? एडी करंट। पहले तो समझे कि एडी करंट्स होता क्या है। एडी करंट्स बेसिकली क्या होता है? एडी करंट्स जो
बोल सकते हो द करंट्स इन दी सॉफ्ट आयरन कोर ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्या, कोर से भी पास करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स वहां से पास करेगा तो वहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और जो कोर है, जो आयरन कोर है, उसमें जो बोल सकते हैं जो करंट प्रोड्यूस होते हैं उसको नाम देते हैं एडी करंट्स। एडी करंट, ठीक है, जो आयरन कोर में प्रोड्यूस होते हैं जिसके ऊपर वाइंडिंग्स अबिलिटी होती है। तो एडी करंट्स के लिए सोल्यूशन बनाया हमने। सोल्यूशन क्या है, उसको हम अच्छे से लेमिनेट कर देते हैं, लेमिनेशन, ताकि एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो, एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो। और फोर्स जो सबसे बड़ी इशू आया वो आया आपका, और ऑब्वियस सी बात है जब करंट प्रोड्यूस होगा किसी भी मटेरियल में तो क्या आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, आपका जो भी मतलब डिवाइस है वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी वाइंडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, वाइंडिंग कर देते हैं। लास्ट आता है आपका हिस्ट्रीसिस लॉस। हिस्ट्रीसिस कुछ नहीं है, हिस्ट्रीसिस है आपका ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपने आयरन वगैरह कोई मटेरियल लिया तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, और कुछ भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह में लेके आओगे तो क्या बोलोगे उसको, मैग्नेटाइजेशन। बार बार वहां पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही है तो उससे क्या होता है आपका मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। और मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल होगी तो सिंपल सी बात है क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगी और उससे नुकसान होगा। सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है, अब ये तो होगा ही होगा, टू टेक लेस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल मींस ऐसा मटेरियल लेना है जिसमें मैग्नेटाइजेशन ना के बराबर हो, मैग्नेटाइजेशन ना के बराबर हो। तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी अभी डिवाइस परफेक्ट होता नहीं है, तो ये 4 दिक्कत उसमें आती है और उसके सोल्यूशन आपको पता होने चाहिए, उसके सोल्यूशन आपको पता होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, छोटी छोटी बातें, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी थ्योरी डेरिवेशन जो भी था, अब जो आपकी एक्सरसाइज है उसको थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत हिंट देके उसको इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.1, अ 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 150 hertz AC supply. What is the RMS value of the current in the circuit? सिंपल सी बात है, 220 is also RMS value. So IRMS सिंपल क्या हो जाएगा, IRMS is equal to 220 which is VRMS divided by 100. Next is what is the net power consumed over a full cycle, and in case of a resistive circuit, power consumed will be V into I. V दिया है आपका 220 वोल्ट और I यहां से निकाल लोगे आपका समथिंग 2.20 आएगा, और सिंपल सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा। 7.2 में आप देखोगे तो पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। अगर आप 7.2 में देखोगे तो इन्होंने क्या दिया है, वीएम दिया हुआ है 300 वोल्ट, सो वी आरएमएस विल कम्स आउट टू बी 300 डिवाइड बाय √2, सबको पता है, या फिर 0.707 3 into 300, एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, एंड अगेन सेकंड क्या है कि आरएमएस वैल्यू दी है, आरएमएस वैल्यू दी है आपकी आई आरएमएस इज इक्वल टू आई पीक या मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2, सो आई मैक्सिमम यहां से निकाल दोगे, आई आरएमएस दी है, तो सिंपल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जी। आगे चलते हैं। 44 माइक्रो हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, determine the RMS value of the current in the circuit. Okay, so simple. In this case, first you have to find the value of inductive reactance. Inductive reactance is XL and its value is omega into L, and omega into L is omega 2 pi, frequency is 50 hertz into L, 44 into 10 raised to power -3, and this is XL. And the question is find the value RMS value. So simply RMS value is, because 220 is also RMS, so 220 divided by XL. 220 divided by XL. In 7.4, a 60 microfarad capacitor is connected to a
110 60 hertz supply determine the RMS value of the circuit. Here first you have to find the value of capacitive reactance, and its value is 1 by omega c, 1 by 2 pi frequency capacity 60 into 10 raised to power minus 6. You will get the value of capacitive reactance, and after that you have to find the value of RMS value of, then the RMS value will be IRMS will be 110 divided by XC, 110 divided by XC, 110 divided by XC. Are you able to understand my point? Are you able to understand my point? तो यहाँ पे आया 110 by कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली। बात समझ में आ गई। फिर चलते हैं आपका 7.5 में। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट। 7.3 is a inductive circuit and 7.5 is a capacitive circuit. So in inductive and capacitive circuit the power is 0. Overall the value of sin omega 2 omega t, the value is 0. The power consumed is 0. Power consumed is 0. Okay. A charge 30 microfarad capacitor is connected to 27 microhenry. What is the angular frequency of the free oscillations? So value of omega was 1 by under root resonance frequency L into C, and 2 pi is 1 by under root LC. So you can find the value of frequency will be 1 by 2 pi into, the value of L is 27 into 10 raised to power minus 3, and capacitor is 30 into 10 raised to power minus 6. You will get your answer. You will simply get your answer. You have to just put the values. Is directly formula based question. Nothing to इतना कुछ मतलब इसमें conceptual clarity की जरूरत है नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले आने चाहिए। 7.7 is a series LCR circuit with R, L and C is connected to a variable frequency. When the frequency of the supply equals to the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one? When frequency is natural frequency means ये कर रहा है आपका किस पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अभी डील कर रहा है। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे डील कर रहा है तो क्या होगा, आपका जो करंट है, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस है XL और XC वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो करंट है वो आपका किस पे डिपेंड कर जाएगा, रेजिस्टेंस पे। ओनली ऑन रेजिस्टेंस, और इंडक्टर और कैपेसिटर का रोल खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर? सो एवरेज पावर, द आई यू हैव टू फाइंड आई, वैल्यू ऑफ आई इज V by R and power will I square R. You will easily get your answer. Here I is V by R, only V by R, nothing to do with impedance, because at natural frequency when the AC is moving with the natural frequency, वहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है जी। फिर आता है आपका नेक्स्ट इज 7.17 shows a series LCR circuit connecting to a variable frequency L, और ये सब दिया है। Determine the frequency which drives the circuit in the resonance. रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी क्या बताई है, तो ए पार्ट में होगा 1 by 2 pi under root L into C, और L की वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे, 5 हेनरी, कैपेसिटर की 80 into 10 raised to power minus 6, तो इजीली आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of the current at the resonating frequency। सिंपल सी बात है, जब आपसे कोई पूछे एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, मतलब कितना मैक्सिमम करंट पास करेगा वहां से, तो सिंपली आप बता सकते हो कि वहां पे आप क्या क्या लिखोगे। सिंपली अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके क्या दिया है, ये है आपकी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू है ये, क्या आरएमएस वैल्यू से आप मैक्सिमम जो वी मैक्स अभी निकाल पाओगे, तो वो होगा आपका √2 into 230, तो उससे वैल्यू आ जाएगी Vm की, और Im की वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम पूछा है एम्पलीट्यूड, वो होगी √2 230 डिवाइडेड बाय R, 230 बाय R, क्योंकि रेजोनेंस में L और C का कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई?
क्या दिमाग चलने लगा है अब? नेक्स्ट आता है आपका determine the RMS potential drops across the three elements of the circuit. Show that the potential across the LC combination is zero at the resonance frequency. वहीं से तो इसको निकाला था, IM हम करंट निकाल लेंगे और जो नेक्स्ट केस देखोगे आप, पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपका सिर्फ VR के अक्रॉस होगा और उसकी वैल्यू होगी R इंटू आई RMS, क्या होगी? आई RMS वैल्यू होगी। और जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर है उसमें होगी, लेकिन दोनों की ऑपोजिट होगी, दोनों की ऑपोजिट होगी और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि वो अभी किस चीज में हो रहा है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे काम हो रहा है। किस पे काम हो रहा है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। क्या मेरी बात समझ में आई है? सिंपल सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो आप। सारे कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। बेसिकली एक को उठा के यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाना वाना खाओ, हेल्थ का ध्यान रखो और ऐसे जब भी टाइम मिले तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।